हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि हमारे द्वारा आपको यूट्यूब में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो एमसीक्यूज फॉर्मेट जो हम लोग लेके आते हैं उसी फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ का जो है आपका दिसंबर तक का कंप्लीट वीडियो यूट्यूब में डल चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और जिसको रुद्र सर ने पढ़ाया चुका है। और आज मैं आपको सितंबर से दिसंबर तक का ऑलरेडी आपका जो है जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक का वीडियो डला हुआ है। आज हम लोग सितंबर से दिसंबर जो 4 महीने के कंप्यूटर करंट अफेयर्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन का मैं लेने वाला हूं। और आप जानते ही होंगे कि आपका जनवरी से अगस्त तक ऑलरेडी उसमें डला हुआ है, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सितंबर से आप जनवरी तक का आपको मिला हुआ होगा। और आज हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो सीजीपीएससी एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज होते हैं, है ना। हमारा जो पैटर्न है एमसीक्यू पैटर्न है, हम थ्योरी पैटर्न पे एमसीक्यू प्लस थ्योरी लेके चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव, जो हमारा कहाँ शुरू होगा, सितंबर से दिसंबर महीने तक, ठीक है। जो कि प्रश्नोत्तर शैली और व्याख्यात्मक रूप में होगा। कुल 500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अगर आपको इस चीज का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के पीडीएफ बहुत ही कम रेट में डला हुआ है, आप वहाँ पे जा करके परचेज कर सकते हैं, है ना। तो विशेष उपयोग है सारे अभी जो भी एग्जाम आने वाले हैं सीजीपीएससी व्यापम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हाँ, आप आगे कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं आप, है ना, आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप ये हाल ही में जो नई वैकेंसी आने वाली है एडीओ, ठीक है, इसके अलावा सीजीएसआई, इसके अलावा आपका पटवारी अमीन है, ठीक है, और कोई एग्जाम आने वाला आरक्षक, इन सभी की तैयारी हमारे द्वारा अभी 15 फरवरी से न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन तो हमारे एप्लीकेशन में चल ही रहा है। तो ये सारी बैच का जानकारी आप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन नंबर में आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक। और सारे टेस्ट सीरीज, है ना, सारे टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप इन एप्लीकेशन को स्कैन भी कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स क्लास होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी हम लोग पहले पढ़ेंगे, मंथ वाइज बना हुआ है यहाँ पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मैं जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये हमारे बुक का ही पीडीएफ है, और इस बुक में आपको पेज नंबर के साथ दिखाया गया है ना, फ्रंट पेज में इंडेक्स बनाया हुआ है। ये आपका छत्तीसगढ़ का समसामयिकी ऑलरेडी डल चुका है, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सितंबर महीने के समसामयिकी से, ठीक है। सितंबर महीने में हम लोग देखते हैं, पहला टॉपिक वाइज हमारा करंट अफेयर्स है। तो केंद्र और राज्य के फैसले, केंद्र और राज्य के फैसले में क्या गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने, डाउनलोड करने को किस कानून के तहत अपराध घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, पोस्को एक्ट, एक पोस्को एक्ट है और आईटी एक्ट, दोनों एक्ट को मिला करके अपराध घोषित किया गया है। और ये आईटी एक्ट के तहत क्या है, ये अपराध है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डाउनलोड करना और देखना पोस्को एक्ट के तहत क्या है, एक अपराध है, ठीक है। इसके सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जो हाल ही में क्या हो चुके हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, और जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ये तीन की बेंच, है ना, तीन बेंच में क्या बोला कि हाई कोर्ट के फैसले को क्या कर दिया, खारिज कर बोला कि ये फैसला जो है अपराध है और इसके तहत क्या होगा, कार्रवाई होगी, और पोस्को और आईटी एक्ट के तहत ये फैसला सुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इसमें राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाने या घटाने का फैसला या प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका था, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2029। वर्ष 2029 तक राज्यों के जो कार्यकाल होंगे उनको बढ़ाने या घटाने का प्रस्ताव दिया हुआ है। आपको इसमें पूरा डिटेल पीडीएफ में बताया गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, इनके सारे रिपोर्ट कब आई थी। तो लगभग पूरा डिटेल यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके लिए आप हमारा पीडीएफ देख सकते हैं, इसमें सारा चीज़ डिटेल बताया गया है। तो मैं डिटेल बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप इसको परचेस कर लीजिएगा, और बहुत ही मिनिमम प्राइजेज है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसके अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, देख सकते हो। कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, है ना। और एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने समिति गठन किया था, जिसके सदस्य कौन है, अमित शाह, है ना। उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता थे गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता थे हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप,
और पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही प्री और मेंस दोनों के लिए यहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, है ना, सारा चीज डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पे, है ना। समय को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1643 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 1643 किलोमीटर पर बाढ़, बाढ़ मतलब क्या होता है, फेसिंग, ठीक है, फेसिंग के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसका सही आंसर क्या है, म्यांमार। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच क्या है, याद रखिएगा, एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन सकता है। 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसके सरकार ने घुसपैठियों, आतंकवादियों और अवैध विद्रोहियों को रोकने के लिए FMR फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने पर विचार कर रही है। याद रखिएगा कि इसकी राजधानी कहाँ है, नेपिडो। ठीक, म्यांमार की राजधानी नेपिडो, पुराना नाम था बर्मा, राष्ट्रपति यहाँ के हैं माउंट स्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ठीक है, तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम है आपका अतिशी मार्लेना। ठीक है, अतिशी मार्लेना। अभी तक 3 महिला सीएम हो चुकी हैं दिल्ली में। पहली महिला सीएम थी सुषमा स्वराज, जिनका कार्यकाल 52 दिन का था। दूसरी महिला सीएम थी शीला दीक्षित, जो 3 बार से सीएम रह चुकी थी। और तीसरी महिला सीएम है अतिशी मार्लेना, ठीक है, जो कि आम आदमी पार्टी के सहयोग से बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, जिसका ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार के लिए, तो याद रखिएगा कि इसका ऐलान किस नाम से किया है, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या हो गया, चेंज हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र सरकार इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदल कर क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम। ठीक, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। हाल ही में राज्यपाल भी कुछ कुछ के चेंज हो चुके हैं, तो इन सब का भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें उपलक्ष्य के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया, 1 सितंबर को किया था वो, और इनमें से कौन सा श्लोक लिखा हुआ है वो ध्वज में, तो ध्वज का नाम है यतो धर्मस्तो जया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कौन सावां विधि आयोग का गठन सितंबर 2024 में किया है, तो सितंबर 2024 में 23वां विधि आयोग गठन किया गया है। याद रखिए, इससे पहले 22वां विधि आयोग था, 22वां विधि आयोग था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष जो है, अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए इसका नाम ना पूछ के आपसे क्रम पूछ सकता है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज अवस्थी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, इसमें क्या अंकित है, तो नए ध्वज में क्या क्या है, अशोक चक्र है ना, सुप्रीम कोर्ट भवन है और संविधान है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट का भवन और संविधान की, है ना, चित्र अंकित है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी सजा के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, जो कि राज्य समर्थित है ना, केंद्र अपनी अपराजिता कानून क्या है कि पश्चिम बंगाल ने जारी किया है, और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है, तो याद रखिएगा जीवन भर की कठोर सजा और जुर्माना या फिर मौत की सजा। तो पहले क्या था, उम्र कैद या फिर ये दे दिया जाता था 10-20 साल, इस बार 10-20 साल न देकर के जीवन भर की कठोर सजा और जुर्माना या मौत की सजा का प्रावधान किया गया है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अपराजिता महिला कानून विधेयक, अपराजिता का रेप कांड हुआ था हाल ही में, आप लोगों ने सुना होगा, तो 3 सितंबर को ये विधेयक पारित हुआ है। तृणमूल कांग्रेस वहां में सत्ता में है, जिन्होंने इनका बिल का समर्थन किया है, और जब उस घटना हुई थी उसके 25 दिन बाद ये कानून को पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया। ठीक है, आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई थी, जिसके बाद ये विधेयक आया है। ठीक है, तो इससे संबंधित सारे डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ है, धारा 64(1) के तहत संशोधन किया गया है, जिसमें बलात्कार की सजा को कहा गया था कि दोषी को 10 साल से लेकर के जीवन भर कठोर सजा होगी, अब इसको चेंज करके BNS की 64(1) में संशोधन कर दिया गया है कि अब इसमें क्या होगा, कठोर कारावास नहीं, सीधा फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टॉपिक नियुक्ति से। ठीक है, अभी हम लोग फैसले पढ़ रहे थे केंद्र राज्य के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य का अतिरिक्त प्रभार, राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है? तो इद सिन्ना रेड्डी नल्लू, है ना, अतिरिक्त प्रभार है वहां पे, अभी नए नियुक्ति नहीं हुई है। राजधानी है यहाँ की आइजोल और सीएम है लाल दहुमा। ठीक है, देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नए सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव इसको पूछता है। ठीक है, राज्य के सभी सचिव, मुख्य सचिव का प्रमुख होते हैं कैबिनेट सचिव, और इसका नाम है टीवी सोमनाथन। हाल ही में याद रखिएगा, साउथ से बहुत सारे लोग बने हुए हैं, है ना, तो सोमनाथन, रामड़न, है ना, रामड़ी, ऐसा करके बहुत सारा नाम है, पर याद रखना इस समय कंफ्यूज नहीं होना, टीवी सोमनाथन। तो कैबिनेट में बैठे क्या देखना है हमको? टीवी देखना है। ठीक है, तो टीवी क्या होता है? बाहर कैबिनेट बना होता है, तो टीवी, और टीवी याद रखना है कैबिनेट। तो कैबिनेट में हम लोग बैठ कर देखेंगे टीवी, क्योंकि साउथ में बहुत सारे ऐसे नाम है, नारायणन, है ना, रमड़ी, ऐसा करके नाम आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैबिनेट सचिव में क्या रखना है? टीवी सोमनाथन, है ना, देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हुए हैं। ठीक, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? ब्री श्रीनिवासन। बताया था कि साउथ वाले बहुत सारे लोग बने हुए हैं, तो कंफ्यूज ना हो एग्जाम में आके, याद तो होता है पर हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी में गलत कर देते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि कैबिनेट में क्या बैठ कर देखना है? टीवी, तो उससे याद आएगा आपको टीवी, टीवी नारायणन। और केंद्र सरकार ने एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक किया है बी श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल क्या है? एक अर्धसैनिक बल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, कि सीमा सुरक्षा बल क्या है? ये एक अर्धसैनिक बल है। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, ये आपका बीएसएफ के कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी, जबकि आपका सीआईएसएफ के कौन है? रजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, ये 31वें महानिदेशक हैं सीआईएसएफ के। चलिए, सीआईएसएफ के बारे में आपका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने इसकी स्थापना में योगदान दिया था। 1964 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट डिफेंस। और डिफेंस से पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? अमरजीत सिंह। ठीक है, एयर मार्शल एपी सिंह, इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आने वाला है, एलसीए, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ना, इसमें क्या बोलता है? एलसीए का फुल फॉर्म, तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, एलसीए का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इसका नाम क्या है? तेजस लड़ाकू बेड़े स्क्वाड्रन में पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली, है ना, कौन है? तो मोहना सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, मोहना सिंह को एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली, ऐसे में क्वेश्चन पूछा, जैसे कि सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बनी थी नीना सिंह, उसको पूछा गया था आफ्टर में। ठीक है, नीना को नैना कर दिया था, तो इससे क्वेश्चन डिलीट भी हो गया था। तो याद रखिएगा, एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में पहली महिला फाइटर पायलट बनी कौन है? मोहना सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सबसे स्वदेशी टैंक, सबसे हल्के स्वदेशी टैंक का नाम बताएं जिसका सफल फील्ड फायरिंग ऑटोमेटिक परीक्षण सितंबर 24 में डीआरडीओ ने किया, जिसका नाम क्या है? जोरावर। जोरावर क्या है? सबसे हल्का स्वदेशी टैंक है। ठीक है, 13 सितंबर को भारत के सबसे हल्के टैंक का जोरावर का प्रारंभ किया गया। यह ऊंचे क्षेत्रों में तैनात के लिए अत्यधिक सक्षम है, बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस टैंक का अनावरण जुलाई 2024 में किसने किया था? डीआरडीओ, और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, जोरावर की खूबियां देख लेते हैं। यह उभयचर टैंक है, उभयचर का मतलब जल और थल दोनों में चल सकता है ना, ताकि इसे पूर्वी लद्दाख और पेंगोंग सो झील, जो लद्दाख में क्या है? पेंगोंग सो झील, जो चाइना के सीमावर्ती क्षेत्रों में है, इसमें तैनात किया गया है। इसका वजन 25 टन है। अन्य टैंक जो T-20 उसका वजन कितना है? 45 टन, तो लगभग 20 टन इससे कम है, इसलिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं। T-90 का है 46 टन, तो इससे हालांकि 20-25 टन कम है, इसलिए क्या हो रहा है?
इसको बहुत ही लाइट माना जा रहा है। बैठने की क्षमता इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ये जो 1000 हॉर्स पावर क्या करता है, ताकत रखता है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो कोई टैंक है और जिसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है, मतलब बहुत ही क्या है, लाइट है वो। प्रोजेक्ट जोरावर याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट जो जोरावर है, ये जोरावर सिंह जो कि योद्धा थे, है ना, आर्मी में थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। सैन्य जनरल थे, ठीक है। डीआरडीओ का है, समीर वी कामत इनका अध्यक्ष है। स्थापना 1998 में हुआ था और मुख्यालय डीआरडीओ नई दिल्ली में है, ठीक है। ये डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो रक्षा से जुड़ी हुई चीजों क्या करती है, निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कि भारत, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला अभ्यास है भारत और ओमान के बीच होता है अल नजा, ठीक है। आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन बन जाता है। और कहाँ हुआ था? ओमान के सललाह में। ओमान के सललाह में, याद रखिएगा। ओमान की राजधानी है मस्कट, सुल्तान है हैथम बिन तारिक और मुद्रा है वहां की ओमानी रियाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड ने हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू की, इसका नाम क्या है? मैत्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री का फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग द इंडो पैसिफिक, ठीक है। मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, ठीक है। देखिए, क्वाड ने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में आक्रामकता की कड़ी निंदा की। इस के साथ अपने जल क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा करने के लिए कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार को रोकने के लिए मैत्री पहल शुरू करने की घोषणा की है। भारत 2025 में पहली मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा। याद रखिएगा, मैत्री कार्यशाला मतलब क्या होगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम बताइए जिसका 22वां संस्करण भूमध्य सागर में आयोजित हुआ। तो उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? वरुण। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? वरुण। तो याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास होते हैं, ठीक है। जिनमें से आपका वायुसेना के बीच क्या होता है? गरुड़, ठीक है। याद रखिएगा, वायु के बीच में क्या होता है? गरुड़। गरुड़ क्या है? एक पक्षी है, कहाँ उड़ता है? हवा में, है ना। देखिए, वायुसेना के बीच क्या होता है? गरुड़। नेवी यानी नौसेना के बीच क्या होता है? वरुण। वरुण क्या है? देवता है आकाश के, है ना। नौसेना के साथ वरुण अभ्यास और भारतीय सेना के साथ यानी थल सेना के साथ क्या होता है? शक्ति, ठीक है। 3 अभ्यास होता है, तीनों फ्रांस साथ। ये भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच 3 द्विवार्षिक अभ्यास होते हैं। वायु सेना के साथ गरुड़, नौसेना के साथ वरुण और भारतीय सेना यानी कि थल सेना के साथ होता है शक्ति। तो गरुड़ वरुण शक्ति अभ्यास का संबंध किससे है? भारत और फ्रांस से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए हाल, यानी कि नाम क्या है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी भी बन चुकी है, ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि हाल ने 240 एरो इंजन स्पेस AL-31FP खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? सुखोई 30 MKI, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। सुखोई 30 MKI क्या है? ये याद रखिएगा कि रूसी लड़ाकू विमान है, ठीक है। सुखोई 30 क्या है? रूसी लड़ाकू विमान है जिसको हाल ने 240 एरो इंजन AL-31FP खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक। भारत में हाल जो है का रूस के सहयोग से इसका निर्माण करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हवा से हवा में और हवा से धरती पर आक्रमण करता है, दोनों से, ठीक है। हवा से हवा और हवा से धरती पर आक्रमण करता है ना। यह करीब 57,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके उपयोगकर्ता कौन कौन है? भारत है, चीन है, रूस है, वेनेजुएला है और मलेशिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से। और नेक्स्ट 45वें चेस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए किस कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीते? तो पहला है ओपन टीम और दूसरा है महिला टीम। दोनों ओपन टीम में पुरुष रहे थे और महिला टीम में महिला ही रही थी। दोनों किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। तो याद रखिएगा क्रम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन से क्रम का चेस ओलंपियाड हुआ था। तो 45 क्रम का चेस ओलंपियाड हुआ था, ठीक है। 97 साल के इतिहास में, है ना, 97 साल के इतिहास में भारत ने दोनों कैटेगरी में पहली बार पहला स्थान हासिल किया। और किस कौन सा मेडल जीता?
गोल्ड। ठीक है, घर लेकर क्या कहे हैं, गोल्ड। ओपन कैटेगरी में कौन थे, डी गुकेश, जो कि हाल ही में याद रखना वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं डी गुकेश। किनको हराया है, डिंग लिरेन, जो विश्व के सबसे महानतम क्या माने जाते हैं, है ना, ओलंपियाड में मतलब शतरंज खिलाड़ी माने जाते हैं। अंतिम दौर में गोल्ड दिलाने का प्रमुख भूमिका निभाई और डी गुकेश हाल ही में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी बन चुके हैं। इनका आयोजन कहाँ हुआ था, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। ठीक है, तो देखिएगा हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है, जहाँ पे 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था, जिसमें भारत ने ओपन कैटेगरी और महिला कैटेगरी टीम दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ओपन कैटेगरी में कौन जीता है और महिला कैटेगरी में कौन जीता है, आप ये सब देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ याद रखिएगा हेनरी क्या है, एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट और राष्ट्रपति वहां के है तमास स्यूल्को। ठीक है, प्रधानमंत्री है विक्टर ओबन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएस ओपन, ठीक है, विश्व में 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। यूएस ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल जीता है आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस की है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता का नाम याद रखना है आपको। 4 होते हैं, ग्रैंड स्लैम, टेनिस, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, तो इसमें आपका यूएस सबसे लास्ट में होता है। इसका विजेता है, पुरुष एकल विजेता है जैनिक सिनर, इटली के हैं। ठीक है, और महिला एकल विजेता है आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस के हैं। ये उप विजेता अगर नहीं याद करो तो भी चलेगा, लेकिन विजेता का नाम याद रखना है। ठीक है, जैनिक सिनर, आर्याना सबलेंका। ठीक है, जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया में भी है और यूएस में भी है। यहाँ भी है जेनिक सिनर, यहाँ पे भी है, कौन है, जेनिक सिनर। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों में कौन जीता है, जेनिक सिनर। और यहाँ पे जो यूएस ओपन में जो जीती है आर्याना सबलेंका, ये बेलारूस की है, ये विनर रही हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, किस देश के खिलाड़ी ने, मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा किया, तो मोइन अली कहाँ से है, इंग्लैंड से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस पैरालंपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक्स हुआ है और पैरालंपिक्स भी हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स 2024 में भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कुल मेडल जीते हैं 29, जिसमें से गोल्ड है 7, 7 में 2 जोड़ोगे प्लस आएगा 9, और 9 में प्लस 4 जोड़ोगे, रीजनिंग खेलना है, ब्रॉन्ज 13। ठीक है, 7 2 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, तो नंबर सीरीज वाला क्रम आप लोग पढ़े होंगे रीजनिंग में। तो 29 मेडल है, जिसमें से गोल्ड है 7, 9 है सिल्वर और 13 है ब्रॉन्ज। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल गोल्ड वाले देख लेते हैं, गोल्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो अवनी लेखरा जो है शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर में एयर राइफल में आपका जीती है, गोल्ड जीती है, और ये पहली महिला है, मतलब पहली भारतीय टीम से पहली व्यक्ति है या पहली महिला बोल लो जिन्होंने गोल्ड मेडल पहला दिलाया था। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है इंडिया को, अवनी लेखरा, लेखा लिखा है, लेखरा, अवनी लेखरा। क्या खेल खेलती है, शूटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या खेल खेलती है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये नहीं पूछे क्या जीती है गोल्ड, ये पूछा कौन सी खेल खेलती है, तो शूटिंग करती है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, बस नेक्स्ट है नितेश कुमार, ये क्या खेलते हैं, बैडमिंटन, और पुरुष एकल में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, इंडिया को दिलाया है। नेक्स्ट है सुमित अंतिल, ये क्या फेंकते हैं, भाला फेंक, जो कि एथलेटिक्स में आता है। एथलेटिक्स में 4-5 गेम्स होते हैं, जिसमें से याद रखना सुमित अंतिल क्या कहते हैं, भाला फेंक, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जेवलिन थ्रो। याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो कौन खेलता है, सुमित अंतिल। और आप लोग कमेंट बताएंगे कि भारत में भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मुझे तो पता है, आप लोग बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जेवलिन थ्रो में कौन जीता है, गोल्ड दिलाया है सुमित अंतिल। हरविंद सिंह क्या खेल, तीरंदाजी खेलते हैं, पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। धर्मवीर एथलेटिक्स में, ये भी एथलेटिक्स में पुरुषों की क्लब थ्रो में क्या दिलाया है, इन्होंने गोल्ड दिलाया है। प्रवीण कुमार, इनको हाल ही में क्या मिला है, प्रवीण कुमार को हाल ही में अभी घोषणा हुआ है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड देने का। एथलेटिक्स में इनको मिला है गोल्ड। नेक्स्ट है नवदीप सिंह। ठीक है, नवदीप सिंह नाटा से एक लड़का था जिसको हाल ही में बहुत चर्चे में था, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स पुरुषों के जेवलिन थ्रो में क्या जीता है, इन्होंने गोल्ड दिलाया है। ठीक है, तो ये 7 गोल्ड वाले, कम से कम आपको गोल्ड का नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए था। ठीक है, बाकी के डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और आप पीडीएफ में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में है, 60 रुपए में लगभग है, वो जनवरी से दिसंबर तक का आपको करंट अफेयर्स है। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सी भी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीती, तो याद रखिएगा एशिया में जब भी होता है ना तो इंडिया ही जीतता है। एक
आप अगर नहीं समझ में आए तो इंडिया लगा सकते हो। एशिया के बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया ही मोस्टली विजेता रहा है। तो 5वीं बार इंडिया क्या हुआ है, हॉकी टीम में 5वीं बार विजेता रहा है। ठीक है, किसको हराया है, तो चीन को हराया है। ठीक है, हमारा कट्टर दुश्मन चीन को हराया, खिताब जीता है। और भारत के लिए डिफेंडर कौन थे, जुगराज सिंह। जुगराज सिंह ने लास्ट में क्या किया, गोल किया, और इसी के साथ हमने हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अच्छा एक मुकाबला कहाँ हुआ था, चीन के हुलुन बुइर में। ठीक है, मुकाबला कहाँ हुआ था, चीन के हुलुन बुइर में ये मुकाबला हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, चीन के हुलुन बुइर में हुआ था। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स। पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीते, तो चीन ही है ना, वहां पे संसाधन इतना है ना, खेल प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कहाँ आएगा, चीन में आएगा। तो चीन में कुल 220 मेडल जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स गेम 2024 का शुभंकर क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। द फ्रिज, फ्रिज क्या है, पैरालंपिक्स फ्रिज इसका वहां का शुभंकर है। फ्रांस की स्वतंत्रता का इसको क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, टोपी है। पहले एक्चुअली फ्रिज क्या है, एक टोपी है ना, फ्रिज ऐसा इस टाइप का है, ये टोपी है, इसी को बोलते हैं पैरालंपिक्स फ्रिज। ठीक है, ये एक पारंपरिक फ्रिजियन टोपियों के आधार पर बनाई गई थी जो कि छोटी आकृतियां हैं। फ्रांसीसी गणराज्य का एक प्रतीक माना जाता है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी इसमें इसका प्रतीक मान करके इसको योगदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक्स गेम 2024 का आदर्श वाक्य क्या है, तो गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य है। मतलब इसका अर्थ होता है कि खेल ज्यादा विशाल, अलग और ज्यादा खुलेपन के साथ। खेल पूरी तरह से क्या हुए हैं, खुले हुए हैं, गेम्स वाइड ओपन, खेल पूरी तरह से ओपन हुए हैं। इसका आदर्श वाक्य था पेरिस पैरालंपिक्स का। पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुमित अंतुल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित भाग गई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, सुमित भाग गई, सुमित अंतिल भाग्यश्री जाधव। शुरुआत में उद्घाटन समारोह में झंडा फेंक लेके गए थे, तो झंडा लेने गए थे तो वहां पे क्या हुआ, सुमित भाग गई थी। तो सुमित भाग्यश्री जाधव। ठीक, भाला फेंक में खिलाड़ी सुमित अंतिल है। सुमित अंतिल कौन खेलते खेलते हैं, भाला फेंक, भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या है ना, इन्होंने गोल्ड दिलाया है। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। तो टोक्यो जो 32वां हुआ था उन्होंने इसमें क्या दिया था, गोल्ड दिलाया था। शॉर्टपुट खिलाड़ी है भाग्यश्री जाधव। शॉर्टपुट मतलब जानते हो, गोला फेंक। गोला फेंक कोई क्या बोलते हैं, शॉर्टपुट। जो अभी एसआई तैयारी कर रहे होगे आप लोग तो उसमें गोला फेंक रहे होगे, गोला फेंक कोई क्या बोलते हैं, शॉर्टपुट बोलते हैं। और उन्होंने कौन जीता है, भाग्यश्री जाधव। ठीक है, पैरा गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव उद्घाटन समारोह में क्या किए थे, इन्होंने ध्वजवाहक बने थे इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के समापन समारोह में, अभी तो उद्घाटन समारोह था, अब समापन समारोह में कौन है, हरप्रीति, है ना, हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। ठीक है, हरप्रीत ऐसे याद कर सकते हो, हरप्रीत याद रहेगा ये। उद्घाटन में कौन था, सुमित भाग्य था, और पेरिस ओलंपिक समापन में क्या है, हरप्रीत। हरप्रीत ने झंडा फहराया था। तो हर से हरविंदर सिंह और प्रीति से प्रीति पॉल। ठीक है, हरप्रीत याद रख सकता है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया, तो मैंने बताया चुका पहले से कि अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में अवनी लेखरा ने 10 मीटर में कौन सा था, तो ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गोल्ड। पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में तीरंदाजी में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो याद रखिएगा तीरंदाजी में किसने दिलाया था, हरविंदर सिंह। ठीक है, शूटिंग में तो अवनी लेखरा है, लेकिन तीरंदाजी में कौन है, हरविंदर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों के एकल बैडमिंटन इवेंट में नीतीश कुमार कौन सा मेडल जीता, तो नीतीश कुमार कौन सा जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल कौन जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। इससे पहले टोक्यो में भी क्या जीत चुके हैं, वो गोल्ड जीत चुके हैं। ठीक है, कितना फेंके थे, 70.59 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया, उस रात की उन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में नवदीप सिंह, जिसका मैं चर्चा कर रहा था, हाल ही में चर्चा में थे, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड जीता था। इन्होंने 47 मीटर की दूरी पर भाला फेंका, कुछ विवादित बयानों की वजह से भी क्या हुए थे, चर्चा में रहे थे। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर थे, लेकिन ईरान के बेत सयाह सादेद को अयोग्य घोषित कर दिया जाने के बाद इनको सिल्वर को गोल्ड मेडल में अपग्रेड कर दिया गया, इसलिए चर्चे में थे। इसलिए इनको याद रखना है, नवदीप सिंह को हाल ही में क्या मिला है, आपका अर्जुन अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, पुरुषों की भाला फेंक कैटेगरी में भारत में पहला गोल्ड मेडल जिताया है नवदीप सिंह ने। ठीक है, F41 कैटेगरी होती है। ठीक है, इस कैटेगरी में पहला गोल्ड मेडल जिताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों के क्लब थ्रो F51, ये 41 था, 51 फाइनल में धर्मवीर सिंह ने कौन सा मेडल दिया? धर्मवीर क्या है? धर्म पाजी ने क्या दिलाया हमको? गोल्ड मेडल दिलाया है 34.92 मीटर के साथ, है ना, एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों की ऊंची कूद की T64 इवेंट में प्रवीण कुमार, यह बताया था कभी क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और प्रवीण कुमार को कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने 2.8 मीटर की छलांग लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में मेंस T47 हाई जंप इवेंट में निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता? निषाद कुमार कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों के डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने कौन सा मेडल जीता? योगेश कथुनिया ने जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों के ऊंची कूद में शरद कुमार ने कौन सा मेडल जीता? शरद कुमार ने जीता है सिल्वर मेडल, शरद ने सिल्वर जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के जेवलिन थ्रो में अजीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता? अजीत सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल। मोस्टली आपको गोल्ड को ही याद रखना है ना, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन चल रहा है तो एक बार सिल्वर और गोल्ड को एक बार देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स गेम से पुरुषों के शॉर्ट पुट इवेंट में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता? सचिन ने जीता है सिल्वर मेडल, सचिन सिल्वर मेडल। इसके अलावा आपको कौन सा था यहाँ पे? सिल्वर था अजीत सिंह। इसके अलावा यहाँ पे एक और था सिल्वर आपका शरद कुमार, शरद सिल्वर और सचिन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक्स में पुरुष क्लब F51 इवेंट में प्रणव सुरमा ने कौन सा जीता? तो सुरमा ने भी क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में महिला एकल बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में थुलसा सिमाधी मुरुगसेन ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों की एकल SL4 बैडमिंटन इवेंट में यथिराज सुहास लालिन किरे ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ रिविजन्स के थ्रू है, आप इसको रोक रोक करके आप इसमें ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन क्या हुए हैं? सिल्वर और गोल्ड मेडल से बने हुए हैं। पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SOHN इवेंट में मनीष नरवाल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि मनीष नरवाल क्या करते हैं आपके शूटिंग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन से जीता है? तो मिलता है सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में महिलाओं की T35 कैटेगरी 100 और 200 मीटर में किसने 2 मेडल जीता? प्रीति पॉल, है ना, ये प्रीति पॉल याद रखिएगा। प्रीति पॉल क्या होती है? अंतिम में झंडा फहराई थी, है ना, हरप्रीत बताया था। तो प्रीति पॉल क्या खेलती है याद रखिएगा आपका, दो ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली एक पहली महिला है प्रीति पॉल इस बार में। ठीक है, 100 और 200 मीटर की इवेंट होता है ना, दौड़ में इन्होंने क्या दिलाया था? 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था अपने को, इंडिया को। एक ही पैरालंपिक्स गेम्स में, ये देखो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट जो मैं बोल रहा था, एक ही पैरालंपिक्स गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रीति पॉल, जो कि 23 वर्षीय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है प्रीति पॉल। ठीक है, एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब, मैंने पीछे बता दिया था कि यूएस ओपन में कौन है? जेनिक सिनर है। ठीक है, ये अमेरिका के ट्रेलर फ्रिट्ज को इन्होंने हराया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवार्ड से। ठीक है, ये अवार्ड से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस एक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2022 के लिए चुना गया? देखिएगा कि फाल्के अवार्ड तो मिला है, पर किस कौन से वर्ष के लिए है? जोश में ऑप्शन देख के मार देना, 2024 मत मार देना। ऑप्शन में क्या रहेगा आपके? 2024 पहला ऑप्शन, 2023, 2022 और 2021। आदमी देखता है इस साल मिला है, इस साल मिला है, मतलब इस साल मिला होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नहीं लगाना है। करंट अफेयर्स का MCQ आज तक पहले कोई निकालता था, जब हम लोग निकालना शुरू किए तो बहुत सारे लोग क्या किए? ऑब्जेक्टिव निकालना शुरू किए। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है, आप हर चीज का ऑब्जेक्टिव लगाते हो, पर करंट अफेयर्स में क्या होते हैं? पढ़ने के बाद एग्जाम हॉल में जाकर के हम वही गलती करके आते हैं। इसी गलती को रोकने के लिए हम लोग ने क्या किया था? करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव पैटर्न लाया था, और आज मोस्टली लोग ऑब्जेक्टिव निकालना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो किस एक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड ने 2022 के लिए मिला है? देखिए किसको मिला है? तो हमारे मिथुन दादा को। ठीक है, ऐशारा, है ना, इनका बहुत सारा मूवी देखे होंगे, मिथुन चक्रवर्ती। तो ये बहुत ही कलाकार हैं, एकदम अच्छे किस पुराने जमाने के। ठीक है, छोटे से ही बचपन से आप मूवी देख रहे हो। मिथुन चक्रवर्ती ने कई 100 से 200 अधिक से मूवी, हिंदी मूवी, बंगला और अन्य अन्य भाषाओं में क्या हुआ, इन्होंने मूवी बनाया है। यह अवार्ड 2022 के लिए इनका मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। और
उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 2024 में। याद रखिएगा कि एक तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला ही मिला है, 2024 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड लेकिन चुना गया है 2022 के लिए, याद रखना है ये। 2022 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में मिला है और इन्हें 2024 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, याद रखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है भारत में सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान होता है। इस अवार्ड का नाम जो है धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। इधर फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। भारत की पहली फीचर फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी, जिन्होंने इसके डायरेक्शन किया था। चलिए आगे जो दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लापता लेडीज के बाद किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। ठीक है, तो लापता लेडीज जो थी आपका ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली मूवी थी 2025 के लिए। इसको क्या हुआ, फील्ड से बाहर हो गया, मतलब कैटेगरी से बाहर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो फिल्म है संतोष। ठीक है, संतोष इस रेस में आ गई है फिर से और अपना स्थान बनाई है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑफिशियल एंट्री दी थी, जबकि बाफ्टा फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स ने इस फिल्म को चुना है। किसको, संतोष को। ठीक है, संतोष कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई। याद रखना, कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है विश्व का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है, जिसको लिए पाने के लोग क्या होते हैं, ललायित रहते हैं, मरते रहते हैं। तो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस वाइज होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल जो कांस से पहुंच गया, मतलब विश्व के उस बड़े प्लेटफॉर्म फिल्म में पहुंच हुआ है ना, इंडस्ट्रीज में। तो संतोष ऐसी मूवी है जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। इनकी स्टोरी से लोग प्रभावित हुए थे। फिल्म की क्या कहानी है, फिल्म की कहानी एक कड़क पुलिस अधिकारी संतोष के बारे में है। अपने पति की मौत के बाद उसने नौकरी लेती है और एक यंग लड़की की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छी मूवी है, आप प्री के बाद देख सकते हो इसको, है ना, अभी नहीं देखना है। ठीक है, तो एक यंग लेडी है जो अपने पति के मौत का बदला लेती है। ठीक है, तेरा इंतकाम देखूंगी, जो इंतकाम ले रही है संतोष। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 खिताब किसने जीता, तो याद रखना मिस यूनिवर्स इंडिया ये कौन है, रिया सिंघा। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। ठीक है, इन्होंने इनका खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने। ठीक है, ध्रुवी पटेल को जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म को भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो अभी पढ़ा थे हम लोग थोड़ी देर पहले लापता लेडीज। तो इनको कौन सी कैटेगरी से मिला है, फॉरेन फिल्म कैटेगरी। फॉरेन फिल्म कैटेगरी के तहत इनका मिला है ऑफिशियल एंट्री मिला है। ठीक है, 97वें ऑस्कर अवार्ड की फॉरेन फिल्म कैटेगरी रेस में लापता लेडीज शामिल हो गई है, जिसको क्या हुआ था हाल ही में निकल गया। और नेक्स्ट जो है आपका संतोष मूवी जो है ये आपका और फिर से ऑफिशियल एंट्री उनको मिला है। तो इनके निकलने बाद संतोष मूवी को एंट्री मिला है। किस एक्टर का नाम को सितंबर 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, तो चिरंजीव। चिरंजीव जो है साउथ के महानतम क्या है एक्टर हैं। इन्होंने 45 साल के करियर में 156 फिल्म के साथ 537 गाने और 24,000 डांस मूव्स करने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए इनको क्या नाम हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। ठीक है, जो कि साउथ के जाने माने एक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए पहले भारतीय होस्ट कौन घोषित हुए, वीरदास। ठीक है, एमी में कौन जाएगा, वीर जाएंगे। ठीक है, एमी अवार्ड्स के लिए कौन जा रहे हैं, वीर लोग जा रहे हैं। एमी, एमी मैं जाऊंगा, मैं क्या हूं, वीर हूं। ठीक है, एमी में कौन जाएगा, वीर जाएंगे। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, याद रखने का कि जो एमी अवार्ड्स है वो 76वां क्रम का है। इसमें ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर के रूप में किस अवार्ड मिला है, तो हिरोयुकी सनाडा। ठीक है, 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में ड्रामा सीरीज में अवार्ड किसे जीता है, हिरोयुकी सनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगता है टॉपिक चेंज हो चुका है। हाँ, 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस है एन्ना सवाई। और अगर पुरुष बोलेगा मतलब कि एक्टर बोलेगा तो एक्टर का नाम क्या है, सवाडा। ठीक है, क्या नाम था, हिरोयुकी सवाडा। ठीक है, और महिला बोलेगी एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कौन है, एक्ट्रेस आपकी एन्ना सवाई। एन्ना सवाई जो है ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस है। अकेले इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल कहाँ है, याद रखने का, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंग्लिश चैनल कहाँ है, ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, उसको तैर करके पार करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय भारतीय कौन बने, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ अग्रवाल।
सिद्धार्थ अग्रवाल ऐसे पहले आदमी हैं जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। यह एक प्रमुख जलमार्ग है जो एंग्लो नॉर्मन द्वीप, यूके और फ्रांस के बीच स्थित है। यहाँ पे जो जल होता है बहुत ठंडा होता है, माइनस में जब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसको पार करना मुश्किल ही होता है, जो समझो नामुमकिन हमारे लिए तो, पर इसको भी चलो पार कर चुके, तो अपने आप में क्या एक रिकॉर्ड है। सिद्धार्थ को 42 किलोमीटर का जल मार्ग तैर कर पार करने में लगभग 15 घंटे और 6 मिनट का समय लगा है। इसलिए इन्होंने क्या हुआ है, सबसे उम्रदराज भारतीय बन चुके हैं, है ना। इस उम्र के लोग जा नहीं पाते, तो मतलब तैर को पार नहीं कर पाते, हड्डी कांप जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एनपीएस मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम, वात्सल्य योजना, है ना। एनपीएस वात्सल्य योजना इनमें से किसके लिए लॉन्च किया? तो नाबालिगों के लिए। याद रखिएगा, बुजुर्गों के लिए नहीं लॉन्च किया है, युवा के लिए नहीं लॉन्च किया है, वैज्ञानिकों के लिए नहीं लॉन्च किया है, नाबालिगों के लिए लॉन्च किया है। इस स्कीम में माता पिता की ओर से निवेश कर सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए, बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट के रेगुलर होने पे एनपीएस पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बच्चा उसको खुद अपडेट कर लेगा और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में ये मदद करेगा। ये योजना 18 वर्ष तक के सभी उम्र के बच्चों के लिए है, तो जो भी हो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। 1,000 रुपये मिनिमम अकाउंट से क्या होगा, ओपन हो जाएगा ये आपका एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ठीक है, एक लोकल पीरियड होने के बाद टोटल रकम का 25% निकाल सकते हो, जैसे आप नोनी सुरक्षा योजना में जैसे निकाल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 में किस योजना को मंजूरी दी थी? तो बायोरोज। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बायोरोज क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च ओ फॉर रिसर्च इनोवेशन, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नाम से ऐसा नहीं मिल रहा है, पर इसका नाम याद रखना, इसलिए मैं लिखवा दिया यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, बायोरोज योजना है। ठीक है, पीएम मोदी ने किस राज्य की सुभद्रा योजना, सुभद्रा मतलब कि आपका जगन्नाथपुरी में क्या है, सुभद्रा माता है ना, कृष्ण की बहन, तो सुभद्रा योजना का प्रारंभ किया है। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है, मातारी वंदन, एमपी में क्या है, लाडली बहना, वैसे ही आपका उड़ीसा में क्या चल रहा है, सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका ओडिशा। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 से 60 साल की महिलाओं को 50,000 रुपए सालाना देगी 5 साल के दौरान। 5 साल के दौरान क्या मिलेगा, 50,000 रुपए सालाना देगा, मतलब हर साल 10,000 रुपए 2 किस्तों में सीधे उनके खाते में दिया जाएगा, 2 किस्तों में। छत्तीसगढ़ में तो 12,000 मिल रहा है, फिर भी ठीक है। मोहन चरण मांझी वहां के क्या है, सीएम है, और रघुवर दास गवर्नर है। राजधानी क्या है उड़ीसा की, भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मिशन मौसम को मंजूरी दी। इसमें 2 वर्षों में कितना खर्च होगा? मिशन मौसम के तहत 2,000 करोड़ खर्च होगा। मिशन मौसम क्या है? मौसम संबंधी घटनाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उनसे निपटने के लिए इनकी क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भारत का पहला एशियाई किंग, है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद व्यापन को एग्जाम में, इसलिए याद रखना। भारत का पहला एशियाई किंग जटायु, जहां भी पहला शब्द आता है ना, वो क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एशियाई किंग जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जेसीबीसी किस शहर में स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है? देखो, योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, मतलब यूपी में ही होगा, और यूपी के गोरखपुर में, जहां से कौन आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहीं पे है। तो भारत का पहला एशियाई किंग जटायु गिद्ध संरक्षण का स्थापना कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों बनाया गया संरक्षण? गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि एक डिक्लोफिनॉक दवाई होती है, इसको खाने से इनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार घट रही है। वन अधिनियम 1950 देश के सभी वन्य जीवों को सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति साउथर्न बर्ड विंग कहाँ पाई गई है? तो दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है आपका साउथर्न बर्ड विंग, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति, इसका नाम क्या है, साउथर्न बर्ड विंग, मदुरई तमिलनाडु में है। याद रखना, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज ऑकलिफ मिला है, जो कि यह होता है राष्ट्रीय तितली है ना, हमारे कवर्धा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य कौन बना है? तो नेपाल। अभी 104 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने सदस्य हो गए, 104, और 104वां क्या है, आर्मेनिया।
आईएसए में 104 सदस्य हो गए हैं। आईएसए में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लगभग 121 देश आते हैं। इन 21 से 121 देश में 104 देश क्या हुए हैं, आईएसए में ऑफिशियली शामिल हो चुके हैं। 101वां आपका नेपाल है, 104वां आपके लेटेस्ट आर्मेनिया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। ठीक है, वहां चलता है नेपाली रुपया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका के किस राज्य में हुआ? पहले होने वाला था इंडिया में, पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वो उन्होंने फिर सम्मेलन कहाँ ले गया, अमेरिका। और वो अमेरिका कहाँ होता है, डेलावेयर में। अमेरिका के डेलावेयर में छठवां क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था और इस बार इंडिया में होगा। ठीक है, पिछले बार होने वाला था इंडिया में, पर इंडिया में नहीं हुआ। 24-25 में भारत में समिट होगा। ठीक है, क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। इसमें 4 देश हैं, उन 4 देशों का नाम याद कर लेना, BAJA, बाजा। बी फॉर भारत, इंडिया नहीं बोलना है, भारत बोलना है। ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बाजा। ठीक है, तो क्वाड वाले लोग क्या बताते हैं, बाजा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन्हों क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों के चीन। किस देश के ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का 10वां सदस्य बनाया गया है? तो 10वां सदस्य देश है आपका अल्जीरिया। याद रखिएगा कि अल्जीरिया जो है आपका एनडीबी का 10वां सदस्य देश है, जिसमें एनडीबी खासकर इतना कि ब्रिक्स जो देश हैं, PRICS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, है ना, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ये संस्थापक सदस्य देश थे। और हाल ही में 5 और सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। इस आधार पर आपके ब्रिक्स में लगभग कितने सदस्य हो गए, लगभग क्या बोले 10 सदस्य हो चुके हैं। बांग्लादेश, UAE, ठीक है, इसके अलावा आपका उरुग्वे, मिस्र और अल्जीरिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। 5 संस्थापक हैं, B से ब्राजील, R से रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। इसके अलावा रखना B फॉर बांग्लादेश, ठीक है, U से संयुक्त राज्य अमेरिका और U से उरुग्वे, ठीक है, M से मिस्र क्या बोलते हैं, इजिप्ट, और E अल्जीरिया, ठीक है, BUUEA, बुआ याद कर सकते हो यार। ठीक है, ठीक, 5 और बुआ आ गए। तो बी से बांग्लादेश, यू से UAE, यू से उरुग्वे, ई फॉर इजिप्ट यानी कि मिस्र और ए फॉर अल्जीरिया। तो ये 10 देश हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ याद रखना कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट जो है, ये पूछ सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ, हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। भारी कंफ्यूजन होता है SCO में। SCO होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चीन में है। ठीक है, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो संघाई में नहीं है। किसका है, एनडीबी का मुख्यालय संघाई में है, जबकि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चीन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के साथ एक्सचेंज किया, जिससे आप 2025 में यह सम्मेलन भारत में होगा? तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले कहा होने वाला था USA में, पर वहां के राष्ट्रपति जो है उन्होंने मना कर दिया था आने से, इसलिए क्या हुआ था, इंडिया में। है, इस बार इंडिया में होगा। जो बाइडेन ने मना कर दिया था, अब तो कौन आ चुके हैं, हमारे ट्रम्प चाचा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस अमेरिकी राज्य को मिली है? तो डेलावेयर, हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि डेलावेयर को मेजबानी मिली है, अमेरिका में होने वाला था, है ना, 2024 में हो चुका है डेलावेयर में। इस बार कहाँ होगा, आपका इंडिया में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, विदेश। श्रीलंका के तीसरी महिला प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं हरिणी अमरसूरिया। ठीक है, तो श्रीलंका हरिणी के आने से क्या हुआ, हरा भरा हो गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वहां की है अमेरिका की, श्रीलंका की हरिणी। ठीक है, तो श्रीलंका के आने से क्या हो गया, श्रीलंका हरा भरा हो गया। तो याद रखिएगा कि पहली नहीं, तीसरी महिला प्रधानमंत्री, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और दिल्ली की तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी अतिशी मार्लेना। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, अनुराग कुमार दिसानायके। ये पहली बार है जब वहां पे राजपक्षे जो गुटपक्षी चलता था वहां पे, गुटबापे ऐसा कुछ नाम था, जो एक ही खानदान से सब लोग बनते थे। ठीक है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अलग अलग लोग बने हैं ना, तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। प्रधानमंत्री वहां के हरिणी अमरसूरिया और नए राष्ट्रपति बने गए हैं अनुराग कुमार दिसानायके। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री महिला है और राष्ट्रपति क्या है, पुरुष है। भी कन्फ्यूजन होता है, आपके एग्जाम में दे देगा, प्रधानमंत्री में दे देगा अनुराग कुमार दिसानायके और राष्ट्रपति में क्या करेगा, हरिणी अमरसूरिया। मैच 2 कॉलम भी आ सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेबनान के किस संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों को पेजर और वॉकी टॉकी में सीरियल ब्लास्ट हुए जिससे कईयों की मौत हो गई और 3000 ज्यादा लोग घायल हो गए। तो देखिएगा लेबनान जो है इसकी राजधानी है बेरूत और यहाँ पे आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है, इसी किसी का नाम नहीं है, इसके प्रमुख का नाम है नसरुल्ला। ठीक है, नसरुल्ला। तो हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला है। ठीक है, पेजर एक क्या है, एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आज मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, वैसे पेजर क्या होता है, इसमें रडार मतलब किसको पकड़ नहीं पाता, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इसमें मैसेज के जैसे काम करता है ये, है ना। तो याद रखिएगा ब्लास्ट का सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चला और लेबनान ने के सीरिया तक ही हुआ। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। इजराइल ने क्या किया था, उसके बैटरी में एक केमिकल डाल दिया था जिससे क्या होता है, गर्म से क्या हुआ था, वो फट गया, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि लेबनान ने किस संगठन से जुड़े लोगों को पेजर के वॉकी टॉकी में सीरियल ब्लास्ट हुए जिससे कईयों की मौत हो गई, 3000 लोग घायल हुए, ये कौन सा हुआ है, हिजबुल्ला संगठन है, वहां का पूछ सकता है, और इसकी राजधानी है बेरूत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के तत्कालीन प्रमुख जिसको मैं बताया था नसरुल्ला, है ना, उसका नाम है हसन नसरुल्ला, तो पढ़ चुके हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली आर्थिक मदद किस देश के विकास संस्था ने की। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, आप लोग जानते हैं, शेख हसीना को प्रधानमंत्री थी, मोहम्मद यूनुस वहां पे क्या है, अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस, जो कि क्या है, यूनिसेफ, मतलब ये शांति पुरस्कार विजेता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। तो मोहम्मद यूनुस अभी यहाँ वर्तमान में आंतरिक वहां के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और इनको पहली बार तख्ता पलट बाद पहली बार फंडिंग किसने किया है, यूएसए ने। यूएसए ने ही तख्ता पलट करवाया था और यूएसए ने ही फंडिंग किया। ठीक है, याद रखना। फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिन्होंने सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण किया। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और नाम है मिशेल बॉर्नियर। फ्रांस के प्रधानमंत्री है मिशेल बॉर्नियर। ठीक है, तो ये नई नियुक्ति होती है जो इंटरनेशनल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, लेबनान और सीरिया में सैकड़ों पेजर वॉकी टॉकी में हुए सीरियल ब्लास्ट में किस खुफिया एजेंसी का हाथ होने का आरोप था। तो बताया था कि इजरायली खुफिया एजेंसी, जो कि विश्व की सबसे बेस्ट माना जाता है ना, खुफिया एजेंसी है मोसाद। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है आईबी, है ना, सीआईडी, इस टाइप का, वहां पे क्या है, मोसाद है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, मोसाद। इजराइल का योगदान था, इस बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, है ना। हसन नसरुल्ला और हिजबुल्लाह संगठन को क्या किया था, निश्चय नाबूद करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, ये डिवाइस क्या होता है, पेजर क्या होता है। पेजर एक क्या होता है, वायरलेस डिवाइस होता है। ठीक है, वायरलेस डिवाइस है जिसमें बीपर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेजर को क्या बोलते हैं, बीपर भी बोलते हैं। आपके साइंस टेक में क्वेश्चन पूछ सकता है, पेजर क्या है, एक वायरलेस डिवाइस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बीपर भी जानते हैं। 1950 में पहली बार, 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, हुआ था। अब तक 40 किलोमीटर की रेंज इसके जरिए मैसेज भेज सकते हो आप बिना नेटवर्क से, मतलब मोबाइल के कनेक्ट नेटवर्क से आप 40 किलोमीटर की रेंज तक मैसेज आप भेज सकते हो। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। इसके बाद क्या हो गया, वॉकी टॉकी इसके बाद आया था। ठीक है, पेजर के बाद आया था वॉकी टॉकी और मोबाइल। तो इससे पहले वॉकी टॉकी मोबाइल से पहले क्या चलता था, पेजर चलता था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी बारे में डिटेल दिया हुआ है। हाँ, लेबनान की राजधानी बताया था मैंने बेरूत, प्रधानमंत्री है नजीब मिकाती। ठीक है, सीरिया की राजधानी है दाशमिक, ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रपति है बशर अल असद, सीरिया का राष्ट्रपति कौन है, बशर अल असद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में किस शहर में स्थित अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोदी जी गए हैं। ठीक है, तो बंदर शेरी बेगवान। तो देखो मोदी जी कहाँ गए थे, बंदर शेरी बेगवान में गए थे, और वहां पे मस्जिद है अली सैफुद्दीन मस्जिद। तो मस्जिद में बंदर देखने गए थे मोदी जी। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, मस्जिद में क्या गए हैं, बंदर देखने। ठीक है, तो मोदी जी मस्जिद में गए हैं बंदर देखने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई दौरे पे थे। ब्रुनेई दौरे पर गए, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा था, इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, कोई पहला आदमी है जो ब्रुनेई गया है। यहाँ के सुल्तान का नाम था सुल्तान हाजी हसन बोलिक्या। वह ब्रुनेई के पहले ब्रुनेई के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वहां पे अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया, जहां पे क्या किया, वहां पे बंदर शेरी बेगवान में अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने विनाशकारी सूखे की वजह से हाथी समेत 723 जंगली जानवरों को मारकर अपनी जनता को भोजन के लिए मांस उपलब्ध कराने का फैसला किया? देखो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नामीबिया जो साउथ अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इन्होंने क्या किया था, वहां पे विनाशकारी भीषण भूकंप सूखा आ गया था। सूखा की वजह से उन्होंने अपनी जनता को भोजन के लिए मांस उपलब्ध कराने का फैसला लिया, जहां पे 723 जंगली जानवरों को मारने का निर्णय लिया था। लेकिन हाल ही में हमारी इंडिया देखो कितना उदार है, हमारे इंडिया का एक संस्था है जिसका नाम क्या है, वन तारा। वन तारा ने फैसला लिया, ये क्या करता है, पशुओं को संरक्षण देने का काम करता है। रिलायंस फाउंडेशन है ना, रिलायंस फाउंडेशन इसका प्रायोजक है। वन तारा ने फैसला लिया कि ये 723 जानवर नहीं मरेंगे, और वन तारा ने क्या किया, यहाँ पे इनको भोजन भेजा। ठीक है, तो याद रखना वन तारा फाउंडेशन है जो विश्व में पशुओं के संरक्षण के लिए काम करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, आपके इंडिया में है ना। वन तारा रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से इन्होंने क्या भेजा गया, भोजन भेजा गया, जिसमें उन्होंने बोला कि आप अपने जानवर को मत मारो, हम आपके लिए भोजन भेज रहे हैं। ठीक है, तो अफ्रीकी देश है नामीबिया, और इसके आसपास के देश हैं जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे। इस सदी के सबसे खराब सूखे से जूझ रहे हैं। इसमें नामीबिया की हालत इतनी खराब है कि खास तौर पर कृषि उत्पादन सबसे ज्यादा असर यहीं हुआ है। करीब आबादी यहाँ की 30 लाख है, में 14 लाख लोगों को भोजन पर गंभीर संकट आ गया था। याद रखना कि इसके लिए कौन काम कर रहा है, वन तारा फाउंडेशन। वन तारा फाउंडेशन कहाँ का है, इंडिया का है। तो इंडिया वाले क्या है, हमारे उदार है ना, जानवरों को मरने दे दिए, जानवर से बहुत। देखा दिवस लास्ट आ जाता है हमारा सेक्शन। अब ये दिवस से हम लोग देख लेते हैं कि सितंबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, सितंबर में, 7 सितंबर मतलब फर्स्ट वीक मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व वाला 10 जनवरी। यहीं पे लिख लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। और 15 सितंबर क्या होता है, इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। 14 को आपका हिंदी दिवस, राष्ट्रीय वाला, भारत वाला, और विश्व वाला 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। 15 तारीख को 3 चीज, लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे, वही सेम चीज है, अंतर्राष्ट्रीय 2 बार टाइप हो चुका है। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पर्यावरण से। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन दिवस कब मनाता है, 16 सितंबर को। ओजोन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, 16 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आपके टॉप मोस्ट, हाँ 2-3 क्वेश्चन और है। विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। पर्यटन दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 27 सितंबर को। इसी दिन छत्तीसगढ़ में 2 क्षेत्र जगह है विश्व में, 20 देशों के 12 गांव का चयन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ में आपका धुड़मा रास का चयन किया गया है, जो कि साहसिक श्रेणी, साहसिक क्या बोलते हैं, एडवेंचर श्रेणी में। ठीक है, ये कहाँ है, बस्तर में। ठीक है, और एक है चित्रकूट को। ठीक है, 2 जगह को क्या मिला है, बेस्ट पर्यटन अवार्ड मिला है, जिसमें धुड़मा रास विश्व के 12 गांव से 20 गांव में से एक है। ठीक है, तो धुड़मा रास 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के दिन धुड़मा रास को क्या मिला है, पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। विश्व हृदय दिवस का आता है 29 सितंबर को। ठीक है, तो ये आपके सितंबर महीने के टॉप मोस्ट करंट अफेयर थे। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर में संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अक्टूबर महीने और नवंबर दिसंबर महीने करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।